A child is born by Jermaine Greer, line by line Hindi explanation, class 12th English part 2. हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है अ चाइल्ड इज बॉर्न क्लास 12th लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। पार्ट 1 काफ़ी बोरिंग था, काफ़ी डल था। उसके कंपैरिजन में पार्ट 2 थोड़ा मज़ेदार है क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं पढ़ने में। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। लिखती हैं कि द वुमन हु सेटिस्फाइज द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पियर्स बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड दे आर ऑल एंक्शियस टू सी फाइंड्स हर अचीवमेंट सेलिब्रेटेड इन वेज दैट ड्रामेटाइज हर सक्सेस। जो औरत अपने पियर्स यानी कि अपने जो समकक्ष लोग हैं, यहाँ पे पियर्स का मतलब समकक्ष नहीं, यहाँ रिश्तेदार, नातेदार, परिवार से, तो उन सभी लोगों की जो लॉन्गिंग यानी कि चाहत है उसको पूरा करती है बच्चा पैदा करके। जिस बच्चे को वो लोग देखना चाहते हैं वो क्या पाती है कि उसकी इस उपलब्धि को यानी उसके बच्चे के पैदा करने को इतने जश्न के साथ मनाया जाता है कि उसकी सफलता को एक तरीके से ड्रामेटाइज किया जाता है, यानी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। इस लाइन का मतलब समझिए। इसके पहले हमारी कहानी ख़त्म हुई थी ये बताते हुए कि अक्सर औरतें बच्चा इसलिए पैदा करती हैं कुछ सोसाइटीज़ में क्योंकि वो परिवार के लोग चाहते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लोगों के लिए। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि जब वो उनको बच्चा पैदा करके देती है, उनकी इच्छा पूरी करती है, तो लोग इतनी खुशी मनाते हैं कि लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी सक्सेस को ड्रामेटाइज किया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ही थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बनाया जा रहा है। लिखती है आगे कि among the few first person accounts of how this works in practice is this one from a young Sylheti woman। अब फिर इन्होंने किसी किताब का एक पैराग्राफ उठाया है और उसमें बताती हैं कि देखिए कैसे ये सब होता है, यानी कि जश्न वगैरह कैसे होता है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं किसी महिला के साथ। मैं आपको बताती हूँ एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट। फर्स्ट पर्सन अकाउंट मतलब किसी ऐसे इंसान के मुंह से बात को सुनना जिसने ये चीज़ें अनुभव की हों, यानी किसी महिला को जिसके साथ ये चीज़ें हुई थी, उन्होंने अप्रोच किया होगा और उससे ये बातें पाई होंगी। वो महिला कहाँ की थी? सिलहट, बांग्लादेश में एक जगह है, शहर है सिलहट। वहाँ की रहने वाली महिला को सिलहटी कहा है इन्होंने। तो एक सिलहटी महिला का क्या कहना है, बच्चे कैसे वहाँ पे पैदा होते हैं और कैसे जश्न मनाया जाता है, जरा ये आप सुनिए। लिखते हैं, बताती हैं उस सिलहटी वुमन के माध्यम से कि इफ़ अ गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ। अगर लड़की खुशकिस्मत हो, उसके माता पिता जीवित हों, तो अपनी माता के घर जाती है, अपने मायके जाती है। कब? अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ महीनों में। और कब तक रहती है? अपने बच्चे के पैदा होने के लगभग 3 महीने बाद तक। तो ये जो वक्त है 6-7 महीने का, ये वो अपनी माँ के यहाँ, अपने मायके में गुजारती है। देयर शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। वहाँ उसे काफ़ी प्यार और दुलार मिलता है। शी इज़ आस्क्ड व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट डू यू फैंसी। ऑल द टाइम शी इज़ लुक्ड आफ्टर। उससे हमेशा पूछा जाता है तुम क्या खाओगी, तुम्हें क्या चाहिए। हर वक्त उसका ख्याल रखा जाता है। फैंसी एज अ वर्ब, इसका मतलब होता है चाहत रखना, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रही हैं कि उस औरत के साथ उसके परिवार में क्या क्या होता है जब वो मायके जाती है। आगे कहती हैं द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन। ये जो पूरा प्रेगनेंसी का मामला है ना, बच्चे के साथ होना, उसको क्या कहा जाता है? प्रेग्नेंट होने, गर्भवती होना। तो ये जो गर्भ का मामला है, गर्भवती होने का एक स्त्री के, ये वहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन का मतलब एक तरीके से कॉज है। जश्न काफ़ी मनाया जाता है, लोग खुश होते हैं किसी को प्रेग्नेंट देख के। हमारे घर की कोई औरत है, उसके पेट में बच्चा है, तो काफ़ी खुश होते हैं। When the baby is born, it is an occasion of joy for the whole family। और जब बच्चा पैदा होता है तो ये पूरे परिवार के लिए खुशी का मौका होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली। बच्चे का जो नामकरण समारोह होता है वो काफ़ी सुंदर होता है। नामकरण समारोह यानी जहाँ उसका नाम रखा जाता है। ये कब होता है? इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड। ये तब होता है नामकरण समारोह जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है। अ न्यू ड्रेस इज ब्रॉट फॉर इट एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर। बच्चे के लिए एक नई ड्रेस खरीदी जाती है, उसकी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी जाती है। देयर इज फीस्टिंग एंड सिंगिंग अंटिल लेट एट नाइट। देर रात तक दावत और गाना चलता रहता है। द women एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स। महिलाएं और लड़कियां इकट्ठी होके गाने गाती हैं।
गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वॉर्न टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स। बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए हल्दी और लहसुन की मालाएं पहनी जाती हैं। वार्ड ऑफ का मतलब होता है दूर भगाना, खासतौर पे भूत प्रेत के लिए यूज होता है। तो बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए बच्चे से और माँ से लहसुन की मालाएं और हल्दी की मालाएं पहनी जाती हैं। दैट्स व्हेन द नेम इज चूजन, और तभी बच्चे का नाम रखा जाता है। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। ऑफ कोर्स इट इज कंसिडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय, बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली। लिखती है आगे कि चाहे लड़का हो या लड़की, ये सेरेमनी होती है। हाँ, यह बात अलग है कि लोग यह मानते हैं कि लड़के का होना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लड़की का होना भी उसी प्रसन्नता के साथ लड़की के होने पे भी जश्न मनाया जाता है, खासतौर पे महिलाओं के द्वारा। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग, हम सब बैठती हैं साथ में। ये महिला कह रही हैं, जो सिलहट की महिला हैं वो बता रही हैं कि हम सब साथ में बैठती हैं, पान खाती हैं और गीत गाती हैं। सम ऑफ अस might be young unmarried girls, others aged ladies of 40 or 50. हम में से कुछ जो होती हैं वो नौजवान अविवाहित कुंवारी लड़कियां होती हैं, बाकी एज्ड औरतें होती हैं 40-50 साल की। ये जो एज्ड वर्ड है, इसी ही हमारे यहाँ एजेड लोग कहते हैं, अधेड़ के सेंस में होता है, उम्र-दराज के सेंस में। There are so many jokes, so much laughter. काफ़ी चुटकुलेबाजी होती है, काफ़ी हम लोग हंसते हैं, मजे करते हैं। आगे ये कहती हैं, पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग। लोग काफ़ी अजीब दिखते हैं, काफ़ी फनी दिखते हैं पान खाते हुए और गाते हुए। द मैन डोंट टेक मच पार्ट, मर्द इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते। दे मे कम एंड हैव अ लुक एट द बेबी, बट द सिंगिंग, द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट, इट इज़ ऑल वुमेन। हाँ, वो आते हैं कभी कभार और बच्चे पे एक नज़र डाल के चले जाते हैं, बच्चे को देख के चले जाते हैं, लेकिन ये जो गाना है, साथ में इकट्ठा होकर रात भर गाना, साथ रहना, ये सब बस महिलाओं का ही काम होता है। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रेयरली रिटन डाउन, दे आर अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाल। और जो गीत हम लोग गाती हैं सब महिलाएं बंगाल की सिलहट की साथ बैठ के बच्चे के होने पे, वो बस साधारण से गाने हैं जिनको हम कभी लिखते नहीं हैं, बस वो मुंह से ही बोल के एक दूसरे को हम लोग बताते रहते हैं और ऐसे ही जनरेशन में वो पास होता रहता है। ये गीत किस बारे में होते हैं? बंगाल की महिलाओं के बारे में। अब ये जो जर्मेन ग्रेयर ने ये जो पूरी बात उठाई है, ये अमृत विल्सन की किताब से फाइंडिंग अ वॉइस से इन्होंने उठा के लिखा है। इसके आगे फिर ये कहती हैं कि अमॉन्ग द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस एज इन मेनी अदर्स इज दैट द वुमन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर्स। द नॉस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन व्हिच इज क्लियरली टिंज्ड विथ रोज मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट दैट दिस यंग वुमन फाइंड्स इन इंग्लैंड। अब एक चीज़ आप लोग समझ लें कि ये जो ऊपर बात कही गई थी, ये एक बांग्लादेशी औरत इंग्लैंड में अमृत विल्सन को बताती है। इनकी किताब का नाम ही है, अमृत विल्सन की किताब का नाम एशियन वुमेन इन ब्रिटेन। तो ये किताब उन्होंने लिखी थी एशिया की महिलाओं से बातें करके, और उस किताब में से जर्मेन ग्रेयर ने उठा के लिखा। तो ये जो बात कही गई थी अभी उस बंगाली औरत के द्वारा, इसमें जो प्रेगनेंसी के बहुत से इनाम मिले उस औरत को, उनमें से सबसे एक अलग इनाम क्या था? बहुत से इनामों में से एक इनाम ये था कि उस औरत को अपने मायके जाने का मौका मिला, अपनी माँ बहनों से मिलने का मौका मिला। ये बातें कहते हुए उसके गालों पे, जो टिंज्ड विथ रोज का है ना कहीं उसके गालों पे एक लाली थी, जैसी वो बचपन में क्या होती है लड़कियां जब शादी नहीं होती तो एकदम खुल के जी सकती है अपनी लाइफ को। जीने के बाद शादी के बाद कई तरह की बेड़ियों में वो कस जाती हैं बेचारी। तो ये टिंज्ड विथ रोज यहाँ पे वही कह रही है कि उसके गालों पे एक लाली थी, इन बातों को कहते हुए, इस डिस्क्रिप्शन को देते हुए। कैसा डिस्क्रिप्शन था ये? नॉस्टैल्जिक टोन वाला डिस्क्रिप्शन। नॉस्टैल्जिक यानी किसी चीज़ में जब आप अपना बचपन या बीता हुआ समय देख के याद करते हैं, महसूस करते हैं, उसको नॉस्टैल्जिक कहा जाता है। तो ये बातें बताते हुए वो सोच रही थी और याद कर रही थी कि कैसे उसे अपने घर जाने का मौका मिला और कैसे वहाँ जाके उसे अच्छा एक माहौल मिला। अब ये सब चीज़ें मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट दैट दिस यंग वुमन फाइंड्स इन इंग्लैंड। कहीं ना कहीं हो सकता है उसके टोन में ये नॉस्टैल्जिया की फीलिंग हो। इसकी वजह ये है कि वो औरत यहाँ ये चीज़ें नहीं पाती है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि सीधे उलट, बंगाल में जो हुआ उसके सीधे उलट यहाँ इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं होता, औरतें अपनी माँ के घर नहीं जाती हैं। शायद इस वजह से ये बात बताती वो औरत और ज़्यादा
भाव विभोर हो गई थी। Another of the Asian women who find a voice in Amrit Wilson's book gives a similarly rosy picture of rearing a child in Bangladesh. एक और एशियन औरत जिसकी बात अमृत विल्सन अपनी किताब में लिखती है, उसी तरीके की रोजी बातें, कैसे वो बांग्लादेश में अपने बच्चे को बड़ा करती हैं महिलाएं। रियर का मतलब होता है बड़ा करना, आमतौर पे जानवरों के साथ होता है। जैसे मैं गायें पालता हूं तो आई रियर काउज, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये औरत की बातें एक दूसरी औरत की बातें बताती हैं। क्या बताती हैं कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। लिखती हैं कि बांग्लादेश में जो बच्चे 5-6 साल से छोटे होते हैं उनका ध्यान पूरा परिवार ही रखता है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द जॉइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर। एक बड़ा परिवार जो होता है हमारा संयुक्त परिवार, उसमें जितने भी बच्चे होते हैं सभी का ध्यान इकट्ठे रखा जाता है। They are taken to the pond for a bath, perhaps by one daughter-in-law, and she bathes them all. परिवार की कोई एक बहू सारे बच्चों को तालाब पे लेके जाती है और उनको नहलाती है। एक ही बहू सारे बच्चों को, ये नहीं कि ये मेरा बच्चा है मैं इसे नहलाऊंगी, वो उनका बच्चा है वो नहलाए, नहीं। एक बहू सारे बच्चों को लेके जाती है और नहलाती है। Then they all come in and sit down to eat. फिर वो सभी बच्चे आते हैं, वो औरत भी आती है, सभी बैठ के खाने लगते हैं। Perhaps the youngest daughter-in-law has cooked the meal. शायद सबसे छोटी जो बहू होती है घर की, उसने खाना बनाया होता है। Another woman feeds them. कोई दूसरी महिला उनको खिलाती है। As for playing, the children play out of doors with natural objects. और जहाँ तक खेलने की बात है तो वो बच्चे बाहर ही जो नेचुरल चीज़ें उनके साथ खेलते हैं। देखिए क्या बता रही हैं। एक संयुक्त परिवार में सभी लोग बच्चों का ध्यान रखते हैं। एक महिला बाहर ले गई, सारे बच्चों को नहलाया, वो जब तक आएगी तब तक एक दूसरी महिला ने खाना बना के रखा हुआ है और एक तीसरी महिला इनको खिला रही है। बच्चे नेचुरल चीज़ों से खेल रहे हैं। लिखती हैं आगे कि हियर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विथ टॉयज। ये एशियन को एक्चुअली एशियन ही कई जगह पे पढ़ा जाता है। तो यहाँ लोग कहते हैं कि एशियन जो बच्चे होते हैं, यहाँ कहाँ बांग्लादेश में, वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज। बांग्लादेश में इन बच्चों को खिलौनों की ज़रूरत ही नहीं होती। दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स। वो अपनी खुद की चीज़ें ही बना लेते हैं। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रूप कथा फेयरी टेल्स। दोपहर में उन्हें रूप कथा, आपकी बुक में इसको रूप ठोका लिख दिया है। बुक को एडिट करने वाले ने मेहनत करने की कोई कोशिश नहीं की है। सिलेबस सेट करने वालों ने कोई मेहनत करने की कोशिश नहीं की है। बस एक बोझ चलाया है, बाकी बच्चे जाने। बोझ उठा दिया, बोझ डाल दिया बच्चों पे। खैर, रूप ठोका कुछ नहीं होता है बंगाल में। रूप कथा कहते हैं फेयरी टेल्स को। रूप कथा, गॉल्पो, ठीक है, ये परियों की कहानियाँ हैं। जैसे ठाकुरमार झोली, आपने शायद नाम सुना होगा, ठाकुरमार झोली, दादी की झोली, या गोपाल भाड़ का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब एक तरीके की रूप कथाएँ हैं, गॉल्प हैं, ठीक है। तो खैर, दोपहर में उन बच्चों को रूप कथाएँ सुनाई जाती हैं, यानी कि फेयरी टेल्स, जो लोक कथाएँ होती हैं ना। हमारे यहाँ बिहार में भी आपने शायद शीत बसंत, कौवा हकनी, भरबेत्तन, ये सब सुनी होंगी। तो ये कहानियाँ वो सुनते हैं। मे बी देयर इज़ अ फेवरेट एंट, शी टेल्स देम दीज स्टोरीज। शायद उनकी एक फेवरेट एंट होती है, फेवरेट चाची या फेवरेट बुआ, जो उनको ये कहानियाँ सुनाती है। बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस। लेकिन जब रात में उन्हें नींद लगती है तो ये बच्चे, जिनको दिन में किसी और ने नहलाया है, किसी और ने खिलाया है, लेकिन रात में सोते वक्त वो जाके अपनी माँ की गोद में ही सोते हैं। But other women do help a lot. In fact, they have such strong relationships with the child that it is not uncommon for them to be called big mother or small mother. लेकिन बाकी महिलाएं भी काफ़ी मदद करती हैं। सच्चाई तो ये है कि इतना घना, इतना मजबूत रिश्ता होता है इन बच्चों का उन सभी औरतों से कि बंगाल में, बांग्लादेश में और इंडिया में भी ये बड़ी आम बात है कि बच्चे अपने घर की महिलाओं को बड़ी माँ या छोटी माँ कहकर पुकारते हैं। हर जगह हमारे इंडिया में भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो बात थी, ये भी अमृत विल्सन की उसी किताब का हिस्सा थी, फाइंडिंग अ वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन। अब आगे क्या कहती हैं ये? आगे ये लिखती हैं जर्मेन ग्रेयर कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज causes social problems. The impact of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of modernization. आगे लिखती हैं कि जितने भी तकनीकी बदलाव आते हैं, जितना भी तकनीकी बदलाव आता है, उससे कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याएं उठ के आती हैं। अब पश्चिम की दवाइयों का जो सांस्कृतिक समाज है, यानी कि परंपरागत जो समाज है, जो पश्चिम के नहीं हैं, उन पे बड़ा गहरा असर हुआ है।
मॉडर्नाइजेशन की जब बात की जाए तो मॉडर्नाइजेशन का बड़ा गंदा एक पहलू, बड़ा समस्यापूर्ण पहलू है इन दवाइयों का उन समाजों पे असर। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स इज इनॉर्मस, द रेस्पेक्ट फॉर देयर मिराकुलस हाइपरडर्मिक्स टोटल। लिखती हैं कि जो वाइट कोट्स यानी डॉक्टर्स, मेटोनमी का यूज़ किया गया है यहाँ पे, वाइट कोट का यूज़ डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर्स की जो प्रेस्टीज यानी जो सम्मान है वो काफ़ी ज़्यादा है और उनका जो ज्ञान है उसको, उसके लिए इज्जत लोगों के मन में काफ़ी है। हाइपोडर्मिक्स टोटल, मिराकुलस मतलब चमत्कारिक, हाइपोडर्मिक्स सिरिंज होती है जो घुसाई जाती है, लेकिन यहाँ हाइपोडर्मिक्स टोटल का मतलब उनका जो डॉक्टरी ज्ञान है, मेडिकल नॉलेज, उसके बारे में बात हो रही। तो लोगों में उनके डॉक्टरी, उनकी मेडिकल नॉलेज को लेके काफ़ी इज्जत की भावना है। The pressure of expectation makes for aggressive and dramatic procedures even when the health status of the patients is too poor to withstand them. अब इसका जो दबाव है उन लोगों पे, लोगों की उम्मीदों का दबाव डॉक्टरों पे जो पड़ता है ना, ये काफ़ी ड्रामेटिक होता है। और इसकी वजह से वो लोग जो चीज़ें करते हैं वो काफ़ी ड्रामेटिक होती हैं और काफ़ी अग्रेसिव होती हैं। जब मरीज की हालत अच्छी ना हो उन चीज़ों को झेल पाने लायक, तब भी उनके साथ वो चीज़ें करते हैं। कौन सी चीज़ें? अग्रेसिव और ड्रामेटिक चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ सिजेरियन, ये चीज़ आम हो गई है। लोगों का मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो नेचुरल बर्थ कंडक्ट कर सकती हैं, बच्चे को पैदा कर सकती हैं नेचुरली, फिर भी ज़्यादातर डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि नहीं, इनका ऑपरेशन होगा। ठीक है, रीज़न वही जाने। तो वही बात को यहाँ कह रही हैं कि लोगों के मन में इज्जत है डॉक्टरों की, ये कहीं ना कहीं एक दबाव डालती है डॉक्टरों पे, और जिसकी वजह से वो कभी भी, हमेशा ही, ज़्यादातर जो मरीज़ होता है उसको लेके काफ़ी अग्रेसिव रवैया, आक्रामक रवैया अख्तियार कर लेते हैं, भले ही उस चीज़ को वो पेशेंट ना झेल सके। आगे लिखते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पेजेंट कम्युनिटीज़ आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स, sparkling equipment and lots of electricity, most of which they have not got in sufficient quantity. खास तौर पे जो गांव देहातों में एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उनका ज़्यादातर जोर वो निर्भर करते हैं किस चीज़ पे? महंगी दवाइयों पे, चमकदार जो मशीनें हैं उन पे, और ढेर सारी बिजली पे, जो कि देहात में उनको मिलती भी ढंग से नहीं है। मतलब देहातों के डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, महंगी दवाइयाँ, डॉक्टर अपने मरीज़ को ठीक करने के लिए उनको ज़रूरत होती है महंगी दवाइयों की, ढेर सारी बिजली की और महंगे संसाधनों की, लेकिन उनके पास ये चीज़ें नहीं होती। Where foreign aid has established that temple of our religion, the hospital, it must make a ritual display of its power with horrible results. लिखती हैं कि जहाँ फॉरेन एड यानी कि विदेशी पैसों से, विदेशी मदद से हमारे धर्म का जो मंदिर है, जिसको हॉस्पिटल कहा जाता है, एक तरीके का टॉन्ट कर रही हैं ये, कि हमारा जो धार्मिक स्थल है हॉस्पिटल, वो जहाँ खुला है, जिन देशों में, जिन गरीब देशों में विदेशी पैसों की मदद से, वहाँ वो लोग चाहते हैं कि ऐसा दिखावा करें अपनी शक्ति का, लेकिन दिखावा करने के चक्कर में परिणाम कई बार भयानक हो जाते हैं। अब ये शीला किटजिंगर की एक किताब का उदाहरण देती हैं। Sheila Kitzinger visited an enormous modern hospital for Bantu patients in South Africa and this is what she saw. Sheila Kitzinger अपनी एक किताब लिख रही थी, Women as Mothers, तो उसको लिखने के चक्कर में वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गई साउथ अफ्रीका में, जो बंटू लोगों के लिए खुला था। बंटू वहाँ की एक आदिवासी समुदाय है वहाँ का, तो उन लोगों के लिए एक हॉस्पिटल खुला था विदेशी पैसों की मदद से। वहाँ वो जाती हैं और उन्होंने जो देखा वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो ये क्या रख रही हैं, देखिए। द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ क्रोनिंग वर्लिंग वुमेन, द मेजॉरिटी लेबरिंग अलोन। जब मैं डिलीवरी वार्ड में पहुंची तो मैंने देखा कि वो डिलीवरी वार्ड यानी जहां महिलाएं बच्चा देती हैं, वो पूरा भरा हुआ था कराहती हुई, ऐंठती हुई महिलाओं से, जिनमें से ज़्यादातर अकेली ही बच्चे को पैदा कर रही थी, उनके आसपास कोई नहीं था। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स एंड पंप्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज, और जहाँ कोई था वहाँ ऑक्सीटोसिन की सुइयाँ और ऑक्सीटोसिन के ड्रिप वो जो बोतल होती है ना, जो लगी होती है ऊपर, जिनमें से एक पाइप आती है, उसको कहा जाता है। तो ड्रिप और पंप का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा था। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। ये जगह ऐसा लग रहा था यहाँ पे पुराना अफ्रीका और पश्चिम की नई टेक्नोलॉजी दोनों आके मिल रहे हों।
pools of blood lay on the floor like sacrificial outpourings, and Bantu nurses were happy to leave them there as a witness of the blessings of the earth while they busied themselves with technologically sophisticated modern equipment and ignored the laboring women as far as possible, which it was not so difficult to do as they did not speak the same language anyway. आगे क्या लिख रही हैं कि वहाँ जो बंटू नर्सेज थी वो बिल्कुल खुश थी उस चीज़ को, सॉरी एक लाइन मैंने छोड़ दी, तो पूल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर लाइक सैक्रिफिशियल आउटपोरिंग्स, ये मैंने छोड़ दिया था। हाँ, तो उस हॉस्पिटल में ढेर सारा खून फर्श पे पड़ा हुआ था, जैसे उस जगह पे पड़ा होता है जहाँ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। जानवरों की कुर्बानी देने के बाद वहाँ जैसे खून पड़ा होता है, वैसे इस हॉस्पिटल में ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। और जो बंटू नर्सेज थी वो खुश थी उस खून को वहीं पे छोड़ के कि यह एक तरीके से धरती माता का प्रसाद है, और वो अपना काम कर रही थी। वो बिजी थी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ। वहाँ जो इक्विपमेंट्स लगे हुए थे टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड, यानी मॉडर्नाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड वैसे पढ़ा लिखा होता है, यहाँ एडवांस्ड के सेंस में। तो जो एडवांस इक्विपमेंट्स लगे हुए थे उनके साथ वो बिजी थी और औरतों को इग्नोर करी थी। वो औरतें जो बच्चा पैदा करी थी वो बेचारी अकेले ही बच्चा पैदा करी थी। ये महिलाएं, ये जो नर्सें थीं, ये उन पे ध्यान देने की बजाय मशीनों में उलझी हुई थी, और उनको इग्नोर करना, बच्चे पैदा करती महिलाओं को इग्नोर करना इतना मुश्किल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की भाषा नहीं बोलती थी। यानी जो नर्सेस थी वो कोई और भाषा बोलती थी, और जो बंटू महिलाएं थी जो वहाँ थीं हॉस्पिटल में, वो कोई और भाषाएं बोलती थी। आगे लिखती हैं कि birth was very far from normal here, and it was conducted in such a way that I had seen before in American hospitals catering for black clinic patients from large urban ghettos. Impersonal conveyor belt obstetrics accompanied by a plethora of technical innovations and machinery. अब इस चीज़ को समझिए, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड अगर मैं इसको समझाऊंगा तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। लिखती है कि यहाँ जिस तरीके से बच्चों का जन्म हो रहा था वैसा आमतौर पे होता नहीं था। इस तरीके से हो रहा था जैसा मैंने पहले देखा हुआ था। शीला खिटजिंगर कहती हैं कि मैंने पहले देखा हुआ था अमेरिका में उन हॉस्पिटलों में जहाँ काले लोगों के लिए, वो काले लोग जो झुग्गी झोपड़ी से आते थे उनके लिए जो हॉस्पिटल होता था, क्योंकि काले लोगों के साथ बड़ा रेसिस्ट रवैया होता था, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, तो वहाँ भी बच्चों को ऐसे ही पैदा किया जाता था। एक जैसे कन्वेयर बेल्ट होती है फैक्ट्रियों में जिस पे आते हैं ढेर सारे प्रोडक्ट रखे हुए और उन पे सामान की ठाप लगती है, तो यहाँ भी बच्चे नहीं आ रहे थे, यहाँ बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ डॉक्टर हैं। डॉक्टर ऐसा लग रहा था जैसे कन्वेयर बेल्ट पे चलते हुए आ रहे हैं और फॉर्मली आके अपने ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे हैं, और बच्चे का जहाँ जन्म हो रहा है ना बच्चे के पास रुक रहे हैं ना उसकी माँ के पास रुक रहे हैं। तो यही हाल था। डॉक्टर बच्चों पे और माँओं पे ध्यान नहीं देते थे उन हॉस्पिटल में जो अमेरिका में काले लोगों के लिए खुले हुए थे, और यहाँ भी वही हाल था। आगे ये कहती हैं कि if we turn birth from a climactic personal experience into a personal disaster, it matters little that the result is more likely to be a live child. अगर हम लोग जन्म को, ये जो जन्म की प्रक्रिया है, इसको एक अच्छे अनुभव से एक बुरे हादसे में ही बदल दें, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चा जिंदा है या मर गया। Women will not long continue to offer up their bodies and minds to such brutality, especially if there is no one at home to welcome the child, to praise the mother for her courage and to help her raise it. महिलाएं अपने शरीर की कुर्बानी नहीं दे सकती, अपने दिमाग की कुर्बानी नहीं दे सकती इस क्रूरता को कि आप बच्चा, हमारा जन्म भले ही जिंदा बच्चा पैदा कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ कुछ भी कीजिए। खासतौर पे तब जबकि मैं इस बच्चे को लेकर जब घर जाऊंगी तो वहाँ उस बच्चे का स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। मैं अकेली महिला हूँ, ना मेरे साथ कोई है जो मुझे, मेरा और बच्चे का स्वागत करे, ना ही कोई है जो मेरी साहस को सलाम करे, और ना ही मेरी मदद करने वाला कोई है इस बच्चे को पैदा करके बड़ा करने में। यहाँ एक सिंगल मदर का ये दर्द बयान कर रही है कि एक औरत है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके हस्बैंड उसे छोड़ के गए हैं, उसके साथ उसके माँ बाप कोई नहीं है। अब वो जाएगी हॉस्पिटल, उसके साथ बुरा रवैया भी होगा, और फिर वो बच्चे को लेके आएगी और यहाँ उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। तो ये सारी मुसीबत वो क्यों झेले? In fact, peasant communities are more level-headed and skeptical of us and our methods than we realize, and they have resisted the intrusion of our chromium-plated technology more successfully than we like to think. लिखती हैं कि यही वजह है कि जो किसान हैं वो इस बारे में मोर लेवल हेडेड, यानी कि ज़्यादा सोच उनकी साफ सुथरी है, और हमारे बारे में स्केप्टिकल है, यानी शंकालु रूप से हमें देखते हैं और हमारे तरीक़ों को देखते हैं,
और इसीलिए हमारी इस टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में घुसने नहीं देते हैं। हमें जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का विरोध किया है। वो किसान जो हैं, मतलब गांव देहात के लोग, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में घुसने नहीं देना चाहते हैं। वो अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही बच्चे पैदा करके खुश हैं। दे नो दैट death attains too frequently in the traditional birthplace, but they also know that there are worse fates than death. वो जानते हैं, वो जो गांव देहात के देहाती लोग हैं, वो जानते हैं कि ऐसे जो ट्रेडिशनल पैदा होते हैं बच्चे बिना मॉडर्न इक्विपमेंट्स के हॉस्पिटल में बिना गए, इनमें मौत काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि मौत से भी बड़े हादसे होते हैं, दुर्भाग्य हैं जो मौत से भी बड़े हैं, मौत से भी बुरे हैं। Nevertheless, खैर, all that stops our technology from reaching into every hut and hovel is poverty. The cultural hegemony of Western technology is total. लिखते हैं कि बस एक ही चीज़ है जिसने रोका हुआ है हमारी टेक्नोलॉजी को हर घर में, हर झुग्गी झोपड़ी में पहुंचने से, और वो क्या है? गरीबी। गरीबी की वजह से ही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वहां पहुंच नहीं पाती है। The voices of a few women raised in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machine, which is probably just as well. For if we succeed in crushing all pride and dignity out of childbearing, the population explosion will take care of itself. लिखती हैं कि महिलाओं की जो आवाज़ें हैं, एक आध महिलाओं की जो आवाज़ें हैं, जो चेतावनी के रूप में उठती हैं, उनको हमारे यहाँ लोग सुन नहीं पाते हैं मशीनों की धड़धड़ाहट में, मशीनों की फड़फड़ाहट। खैर, वो भी सही है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने लोगों का, ये हमारी बात करें, मतलब अपनी बात, कि हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की गरिमा को दबा दिया कि नहीं, आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, हमारे तरीक़ों से ही बच्चा पैदा कीजिए, तो भी एक दिन ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन सब चीज़ों का ख्याल खुद ही रख लेगा। अब इस लास्ट पैराग्राफ को समझिए, क्या कहना चाहती हैं। महिलाएं इस बात को बताती हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमें पीड़ा होती है, हमारे साथ और उल्टा ही कुछ दर्द भरा काम हो रहा है। लेकिन इस बात को लोग नहीं सुनते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं नहीं, आपको गलत लग रहा है, बच्चा अगर आपको सही से पैदा करना है तो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। तो डॉक्टर्स अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ये लोग बच्चे इतने बचा देंगे कि एक पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा, जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ वापस से रिसोर्सेज की कमी से पहले जैसा ही हो जाएगा। तो बस यही पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। काफ़ी डल, काफ़ी बोरिंग, बेमतलब का चैप्टर था, फिर भी उम्मीद करूँगा आपको कुछ समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. A child is born by Jermaine Greer, line by line Hindi explanation, class 12th English part 2. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।